Hello everyone, welcome to the fifth lecture of superposition of waves. In last lecture, that is fourth lecture, we have already seen the principle of superposition. उसमें हमने क्या समझा था कि किसी एक पर्टिकुलर मीडियम में मान लीजिए दो या दो से ज़्यादा वेव अगर साइमल्टेनियसली ट्रैवल कर रहे हो और उनके जो पाथ है, जब पाथ इंटरैक्ट हो जाते हैं, मतलब दो वेव जब इंटरफेरेंस करने लग जाती है तो उनका जो इंटरफेरेंस है इसी को हम बोलते हैं सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। और हमने देखा था जहां पर भी वेव इंटरफेयर करती है वहां पर एक रिजल्टेंट वेव भी फॉर्म होती है। सुपरपोजिशन ऑफ वेव के प्रिंसिपल में हमने समझा था कि एट द पॉइंट ऑफ इंटरफेरेंस रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड बाय इंडिविजुअल वेव का जो वेक्टर सम होता है, दैट एक्सप्रेशन वाज एक्सप्रेशन फॉर सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। फिर उससे रिलेटेड हमने इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट वेव जो सुपरपोजिशन के कारण प्रोड्यूस होती है उसका इक्वेशन देखा था, एंड दैट केम आउट टू बी y इज इक्वल टू आर साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ एसएचएम में हम थीटा की बजाय बस डेल्टा वर्ड यूज करते थे, बाकी वो सब चीजें हमने लास्ट लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करी है, आप उसे देख लीजिए। आर क्या था? आर वाज द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड या फिर एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव विच इज फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इंडिविजुअल वेव्स। इसका जो मैग्नीट्यूड था वो कैसे फाइंड करते थे हम? सो आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एम्पलीट्यूड वन, फर्स्ट वेव के एम्पलीट्यूड का स्क्वायर प्लस सेकंड वेव के एम्पलीट्यूड का स्क्वायर प्लस टू टाइम्स ऑफ a1 a2 इंटू कॉस ऑफ फाइव वन माइनस फाइव टू, और इस फाइव वन माइनस फाइव टू को हमने फाइव लिखा था इन द लास्ट लेक्चर दैट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड। तो कई तरीके से चीजें थी, फिर हमने इंटेंसिटी को भी चेक किया था एंड ऑल, उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज जो है सीईटी के उसे भी देख लिया था। अब सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स का जो प्रिंसिपल है उसी का नेक्स्ट एप्लीकेशन है ये स्टेशनरी वेव्स। अब ये बेसिकली स्टेशनरी वेव या इसे ही स्टैंडिंग वेव भी कहते हैं, ये क्या फिनोमिना है थोड़ा समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि मेरे पास इस तरीके से एक मीडियम है और इस मीडियम में ऑन दिस पर्टिकुलर पाथ टू आइडेंटिकल वेव्स आर ट्रेवलिंग। अब टू आइडेंटिकल वेव्स मतलब उनकी जो पीरियड होगी, फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड, तीनों चीजें क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। तो ऐसी दो आइडेंटिकल वेव्स अगर किसी पर्टिकुलर मीडियम में along द सेम पाथ ट्रेवल हो रही है बट इन एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन, तो मान लीजिए दिस इज वन वेव एंड इसके ही जैसा एक दूसरा वेव आइडेंटिकल टू फर्स्ट वेव, दिस इज ऑल्सो ट्रेवलिंग ऑन द सेम इन द सेम मीडियम ऑन द सेम पाथ बट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो उनका जो इंटरफेरेंस होता है, उनका जो सुपर पोजिशन होता है, दैट कॉजेज द फॉर्मेशन ऑफ स्टेशनरी वेव, दैट कॉजेज द फॉर्मेशन ऑफ स्टेशनरी वेव। स्टेशनरी वेव का स्टार्टिंग में भी जब हमने इस वेव के सुपर पोजिशन ऑफ वेव चैप्टर को स्टार्ट किया था तो वहां पे देखा था स्टेशनरी वेव कौन से टाइप की वेव होती है। ये वो वेव है जहां पर एनर्जी जो है, मतलब डिस्टरबेंस जो है पार्टिकल का, वो लोकलाइज्ड होता है। एनर्जी या डिस्टरबेंस डू नॉट ट्रेवल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, एंड दैट्स व्हाई दिस पर्टिकुलर वेव्स वर आल्सो कॉल्ड एज स्टैंडिंग वेव्स। ये चीजें हमने ऑलरेडी देख ली है। अब आज के इस लेक्चर में हम क्या क्या समझेंगे? तो सबसे पहले स्टेशनरी वेव्स फॉर्म होने के लिए क्या कंडीशंस होते हैं उन्हें देखेंगे। एक्चुअली स्टेशनरी वेव कैसे बनती है एक एग्जांपल के फॉर्म में समझेंगे। देन वी विल डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव। कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को भी डिस्कस करेंगे और बाद में हम इससे रिलेटेड स्टेशनरी वेव का जो कॉन्सेप्ट है, इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज जो है एमएसटी सीईटी के, उन्हें भी देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं डेफिनेशन के साथ। सो आई एम राइटिंग द डेफिनेशन इन शॉर्ट हियर, प्लीज पे अटेंशन। व्हाट इज स्टेशनरी वेव? सो आई एम राइटिंग हियर व्हेन टू identical waves, when two identical progressive waves traveling in a medium, traveling in a medium along the same path, along the same path, but in opposite direction, but in opposite direction, interferes with each other, interfere with each other, then the resultant wave produce, the resultant wave produced is known as is known as stationary wave or standing wave, stationary wave or standing
ठीक है, अब इसके फॉर्मेशन को मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए मेरे पास ना एक स्ट्रिंग है, सपोज दिस इज अ स्ट्रिंग, यहाँ पर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ एक स्ट्रिंग को, लेट्स से दिस इज अ स्ट्रिंग, राइट, एंड दिस पर्टिकुलर स्ट्रिंग इज टाइड इन बिटवीन टू रिजिड सपोर्ट। यहाँ पर मैं दो ऐसे रिजिड सपोर्ट को भी ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। चल, हो गया। अब हम लोग जानते हैं ये जो रिजिड सपोर्ट्स होते हैं दे आर डेंसर मीडियम, वेयर एज स्ट्रिंग इज कंसिडर्ड टू बी रेयरर मीडियम। लास्ट टाइम देखा था कि नहीं हमने? तो चलो इस तरीके से अब हम क्या कर लेते हैं, इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग को डिस्टर्ब कर लेंगे। आप चाहो तो इसको पुल कर सकते हो ऐसे, या किसी ट्यूनिंग फोर्स से भी डिस्टर्ब कर सकते हो। ट्यूनिंग फोर्स से कैसे स्ट्रिंग को डिस्टर्ब किया जाता है वो आगे हम पढ़ेंगे सोनोमीटर के समय। फिलहाल बस इतना मान लो कि स्ट्रिंग को हमें डिस्टर्ब करना है। अब स्ट्रिंग को डिस्टर्ब करोगे मतलब यहाँ पर जो स्ट्रिंग के पार्टिकल्स है वो डिस्टर्ब होंगे, एंड बिकॉज ऑफ दैट डिस्टर्बेंस दे विल स्टार्ट ऑसिलेशन। ऑसिलेशन के कारण क्या होगी, इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग पर एक वेव जनरेट होगी। तो इनिशियली मैं मान रहा हूँ कि एक प्रोग्रेसिव वेव जनरेट हुई है जिसका सर्टन एम्पलीट्यूड होगा, पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी होगा। तो यहाँ पर मैं उस वेव को रेड कलर से ड्रॉ कर रहा हूँ। तो सपोज अ वेव इज प्रोड्यूस्ड लाइक दिस which is a progressive wave and it is traveling from left position or left side to right side। तो इस तरीके से ऐसे ट्रैवल हो रही है बिकॉज ऑफ डिस्टर्बेंस इन द स्ट्रिंग। ठीक है, सो मान लीजिए ऐसे हमने क्या कर लिया है, इस पर्टिकुलर वेव को, प्रोग्रेसिव वेव को ट्रैवल करवा लिया। नाउ दिस पर्टिकुलर वेव हैज रीच टू वन ऑफ द रिजिड एंड, इस रिजिड एंड तक पहुंच चुकी है। अब हमने देखा है रिफ्लेक्शन ऑफ वेव में, व्हेन वेव ट्रैवल्स फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, और उसमें भी अगर वो पर्टिकुलरली हमारी ट्रांसवर्स वेव होगी, तो अगर क्रेस्ट रीच होता है इन द एट द इंटरफेस ऑफ डेंसर मीडियम, सो ट्रफ विल बी रिफ्लेक्टेड बैक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेव का नेचर जो है बस अपोजिट हो जाएगा। तो क्रेस्ट अगर आई है तो यहाँ से फिर क्या होगी, ट्रफ जो है वो रिफ्लेक्ट होगी। इस ट्रफ को मैं डॉटेड लाइन से निकाल रहा हूं। सो दिस इज द ट्रफ। इंसिडेंट क्या हुआ है भैया, क्रेस्ट, और रिफ्लेक्ट क्या हुई है, ट्रफ। फिर ये ट्रफ आगे जाके बनेगी क्रेस्ट। तो इस तरीके से जो वेव है वो अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करने लगेगी। तो यहाँ पे 180 डिग्री का फेस चेंज हुआ। ठीक, अब आपको एक चीज नोटिस करनी है। क्या नोटिस करनी है, जो इंसिडेंट वेव है उसका जो भी टाइम पीरियड, एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी है, उतना ही टाइम पीरियड, एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी रिफ्लेक्टेड वेव का है। तो हम ये कह सकते हैं कि माई रिफ्लेक्टेड वेव इज पर्टिकुलरली आइडेंटिकल टू दैट ऑफ इंसिडेंट वेव, एंड हेंस these two identicals wave have undergone superposition। now what happens is we have seen here, यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे जब ऐसे दो आइडेंटिकल वेव्स का सुपरपोजिशन हुआ है तो हम कह सकते हैं कि एक रिजल्टेंट वेव जो बनी है वो है स्टेशनरी वेव। अब स्टेशनरी वेव में होता क्या है, जो एक बार इस तरीके का सुपरपोजिशन हो गया कि अब डिस्टरबेंस जो है वो अपने जो रिस्पेक्टिव लूप है उसी लूप में डिस्टरबेंस कैरी करता है। मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक डिस्टरबेंस नहीं जाएगा। मान लीजिए ये जो स्ट्रिंग के पार्टिकल्स है, अब यहाँ पर मैं कुछ पार्टिकल्स ड्रॉ कर रहा हूँ। अगर सम पार्टिकल्स दे आर मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन एंड सम पार्टिकल्स दे आर मूविंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो वो अपने ही पर्टिकुलर लूप में ऐसे अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या होते रहेंगे, ऑसिलेट होते रहेंगे। बट जो डिस्टरबेंस है, डिस्टरबेंस कभी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक नहीं ट्रैवल होगा। इसके लिए ना मैंने आपको यहाँ पर एक डायग्राम निकाल कर दिखाई है। देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, एक स्ट्रिंग पर हमने 3 लूप ड्रॉ किए हैं। सो दिस इज फर्स्ट लूप, दिस इज सेकंड लूप एंड दिस इज थर्ड लूप। तो हो सकता है इस तरीके से एक इंसिडेंट वेव रही होगी, एंड बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन अब यहाँ पर दूसरी वेव आई है और इनका सुपरपोजिशन होने के कारण स्टेशनरी वेव बनी है। स्टेशनरी वेव में ये जो पार्टिकल्स होते हैं वो अपने ही जगह पे ऑसिलेट करते रहते हैं। ठीक है, मतलब कुछ पार्टिकल्स होंगे जो अपवर्ड डायरेक्शन में ऑसिलेट करेंगे, कुछ पार्टिकल्स है जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऑसिलेट करेंगे। तो एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग जो है वो ऐसे अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऑसिलेशन कर रही होती है, बट लेकिन जो उसका डिस्टरबेंस है, जो एनर्जी है, वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक नहीं जाती। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने दिखाया है पहले इंस्टेंस में पार्टिकल्स दे आर मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, वंस दे रीच बैक टू द मीन पोजिशन नाउ दे विल बी मूविंग टुवर्ड्स अपोजिट डायरेक्शन। दैट इज अर्लियर इट वर मूविंग टुवर्ड्स क्रेस्ट, नाउ दे आर मूविंग टुवर्ड्स
रफ, ठीक है। तो वैसे ही एग्जैक्टली अपोजिट एडजेसेंट लूप में भी हुआ है। अब यहाँ पे ना कुछ टर्म्स आते हैं, फॉर एग्जांपल नोड्स। तो नोड्स क्या होते हैं, किसी भी स्टेशनरी वेव में जो पार्टिकल हमेशा इक्विलिब्रियम पोजीशन पर ही रहेंगे वैसे पार्टिकल को हम नोड्स बोलते हैं। और स्टेशनरी वेव में जो पार्टिकल मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट परफॉर्म करते हैं फ्रॉम देयर मीन पोजीशन, दोज पार्ट इज नोन एज एंटी नोड। तो ए जो है इसे हम एंटी नोड कहेंगे, और जो एन है एन विल बी नोन एज नोड, ठीक है। अब हमेशा याद रखना, नोड वाले जो पार्टिकल है दे विल नेवर मूव, उनका जो ऑसिलेशन है वो नहीं होगा। अब यहाँ पे ध्यान से समझने वाली बात यह है कि जब एक स्टेशनरी वेव फॉर्म होगी तो उसके लूप को आप जरा सा ध्यान से देखिए। इस पर्टिकुलर लूप में जो पार्टिकल्स है जब वो वाइब्रेट हो रहे होंगे इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो हर पार्टिकल मैक्सिमम एम्पलीट्यूड तक रीच नहीं करता है। Out of all these particle in a given loop, there would be only one particle which will be having maximum displacement, and that part we will be calling it as antinode, as I have said earlier also. और बाकी के जो particles है they are also moving in a upward direction, they will be also performing their maximum displacement, लेकिन उनका जो maximum displacement है वो एंटीनोड जितना नहीं है। तो each and every particle cannot be attaining मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, उनका जो एम्पलीट्यूड होता है हर पार्टिकल का वो अलग अलग होता है। बस एंटी नोड वाले पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है, या हम कह सकते हैं उसका जो एम्पलीट्यूड है वो मैक्सिमम है। दूसरी एक और चीज आपको नोटिस करनी है कि ये जो लूप्स फॉर्म होते हैं उसमें जो एडजेसेंट लूप है, एडजेसेंट मतलब मान लीजिए ये फर्स्ट लूप है, ये सेकंड लूप है, फिलहाल पार्टिकल यहाँ फर्स्ट लूप में अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं और सेकंड लूप में डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो यहाँ इनके जो पार्टिकल का डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट है वो अपोजिट है, मतलब दे आर मूविंग आउट ऑफ फेज विद ईच अदर। तो जो एडजेसेंट लूप है उनके पार्टिकल आउट ऑफ फेज मूव होते हैं, और जो अल्टरनेट लूप्स है, फॉर एग्जाम्पल ये एक एंटीनोड वाला लूप है और यहाँ पर एक दूसरा एंटीनोड वाला मैं लूप ले रहा हूँ, तो दिस टू लूप्स दे आर अल्टरनेट टू ईच अदर, दिस एंटीनोड्स आर अल्टरनेट टू ईच अदर, इसलिए उनके जो पार्टिकल्स होंगे दे विल बी मूविंग इन फेज विद ईच अदर। दूसरी और एक चीज, एक पर्टिकुलर लूप में जितने भी पार्टिकल्स है उन सारे पार्टिकल का टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा, इवन दो दे विल हैव डिफरेंट वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड। तो जो मान लीजिए यहाँ पर मैं 2-3 पार्टिकल निकाल कर दिखा रहा हूं आपको, तो ये जो पार्टिकल है जितने समय में अपने मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तक जाएगा, हो सकता है उतने ही समय में जो एंटी नोड वाला पार्टिकल है वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट लेकर एंटी नोड की पोजीशन तक पहुंच चुका होगा। तो यहाँ पर जो पार्टिकल की वेलोसिटीज है इन द सेम नोड वो इन द सेम लूप वो सेम नहीं रहती है। प्रोग्रेसिव वेव में हमने देखा था, क्या देखा था भैया, हर पार्टिकल क्या होता है थोड़ी देर के बाद सेम एम्पलीट्यूड रीच करता है विद इन सेम पीरियड एंड सेम फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर ऐसा नहीं है, बस टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी सेम है। इसका मतलब सारे पार्टिकल एक ही समय अपने अपने मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को रीच करेंगे और उतने ही सेम ही समय में सारे के सारे पार्टिकल दे विल मूव टुवर्ड्स इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो ये पर्टिकुलर डिफरेंस है इन बिटवीन प्रोग्रेसिव वेव एंड स्टेशनरी वेव में। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। अब किसी भी स्ट्रिंग में मल्टीपल लूप्स बन सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि डिस्टरबेंस कहाँ पर हो रहा है, वेव कैसे कितने समय के बाद उतने लूप्स को फॉर्म कर रही है। ये चीजें हम आगे भी पढ़ने वाले हैं। फिलहाल यहाँ पर हमने क्या समझा कि स्टेशनरी वेव को फॉर्म होने के लिए 2 आइडेंटिकल वेव्स चाहिए होती है। जब उनका सुपरपोजिशन देखने को मिलता है व्हेन दे आर ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, रिजल्टेंट वेव जो बनती है वो है हमारे स्टेशनरी वेव। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग किस्सा क्या है, आइडेंटिकल वेव को बनाने के लिए रिफ्लेक्शन एक बेस्ट मेथड है, क्योंकि रिफ्लेक्शन में क्या होता है, जो हमारी इंसिडेंट वेव है वही एग्जैक्टली रिफ्लेक्ट होकर अगर बैक डायरेक्शन में आ रही है तो हम कह सकते हैं कि 2 आइडेंटिकल वेव्स अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। यहाँ पर इसलिए रिफ्लेक्शन के द्वारा हम स्टेशनरी वेव्स के फॉर्मेशन को बहुत इजीली समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप कि ये सारी जो चीजें हैं आपको समझ में आ गई होगी। नाउ लेट्स मूव। अगर आपसे कोई पूछे कि किसी भी स्टेशनरी वेव को फॉर्म होने के लिए या कोई भी वेव अगर स्टेशनरी वेव कहलाई जाती है तो कंडीशंस क्या है, तो देख लीजिए, हमने नोट करके रखे। फर्स्ट कंडीशन इज वेव्स हैविंग इंटरफेरेंस मस्ट बी आइडेंटिकल, और आइडेंटिकल मतलब दे विल हैव इक्वल एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी इक्वल है मतलब टाइम पीरियड भी इक्वल होगा। सेकंड कंडीशन क्या है, इंटरफेयरिंग वेव्स दे शुड प्रोपैगेट इन अपोजिट डायरेक्शन, दैट वी हैव आल्सो ऑलरेडी सीन। थर्ड इज waves to have
फिक्स्ड बाउंड्रीज और नोड्स, मतलब स्टेशनरी वेव फॉर्म होने के लिए बाउंड्रीज का फिक्स होना जरूरी है। जैसे यहाँ पर देखा था ना हमने, यहाँ पर क्या क्लिक किया था, स्ट्रिंग को दो रिजिड सपोर्ट के बीच में टाई किया था, तो रिजिड सपोर्ट्स वर एक्टिंग एज अ बाउंड्री, और जो बाउंड्री होगी दैट विल एक्ट एज अ नोड। बाउंड्री क्या होती है, नोड की तरह एक्ट होती है। नोड पर डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है, और जो एंटी नोड वाला पार्ट है, एंटी नोड पर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है। ये चीजें आपको याद रखनी है। फोर्थ पॉइंट इज द इंटरफेयरिंग वेव्स नीड टू बी इन रेजोनेंस विद द सिस्टम। अब इसका क्या मतलब है, तो हम जानते हैं किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है। जैसे पेंडुलम के केस में याद है आपको, फ्रीक्वेंसी का एक फॉर्मूला आया था। पेंडुलम के केस में क्या आया था, n इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट ऑफ g बाई एल, राइट। एल वॉज लेंथ ऑफ पेंडुलम। अब इस पर्टिकुलर फॉर्मूले से उस पेंडुलम की जो फ्रीक्वेंसी निकल कर आई थी उसे हमने कहा था उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या नेचुरल फ्रीक्वेंसी। वैसे ही ये जो स्ट्रिंग है जिसके पार्टिकल आगे चल के वाइब्रेट करने वाले हैं या वाइब्रेट होने वाले हैं, तो इस स्ट्रिंग की भी अपनी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है। अगर इस स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए मैं बोल रहा हूँ, अगर इस स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसी और जो वेव उस पर से पास होने वाली है उसकी फ्रीक्वेंसी अगर मैच कर जाती है, तो आपको एक प्रॉपर स्टेशनरी वेव देखने को मिलती है। बिल्कुल इसी तरीके से कि उनके अपने अपने इंडिविजुअल लूप्स बने हैं, और लूप्स जो है वो अपने पोजीशन को लूप्स जो है वो अपने पोजीशन को, मतलब पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन को हर इक्वल टाइम इंटरवल के बाद चेंज कर रही होती है। ठीक है, तो जैसे मैंने दिखाया ना, यहाँ पे येलो कलर का पार्ट है तो एक बार वो डाउनवर्ड में है तो एक बार वो अपवर्ड में है। जो ब्लू कलर का पार्ट है, फर्स्ट इट इज एट अपवर्ड पोजीशन, देन इट इज एट डाउनवर्ड पोजीशन। लेकिन यहाँ पर इंटरमिक्सिंग नहीं हो रहा है एनर्जी का, एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल नहीं कर रही है। ठीक है, तो ये थे इंपॉर्टेंट कंडीशंस फॉर अ वेव टू बीइंग अ स्टेशनरी। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द एक्सप्रेशन फॉर द इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव। बहुत इजी है, जैसे कंपोजिशन सुपरपोजिशन के केस में हमने देखा था ना इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट वेव, बस उसी तरीके से हम यहाँ पर इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव लेकर आएंगे। तो कैसे लेकर आएंगे, तो सबसे पहली कंडीशन, स्टेशनरी वेव फॉर्म होने के लिए दो आइडेंटिकल वेव्स का होना जरूरी है और उनके डायरेक्शंस अपोजिट होने चाहिए। तो यहाँ पर मैं वैसे ही कंसिडर कर लेता हूँ। सो मान लीजिए, कंसिडर टू आइडेंटिकल progressive waves are traveling along same path but in opposite direction interfere with each other each other। चलो, दो इंडिविजुअल वेव्स है तो उनके डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन को, मतलब इक्वेशन ऑफ वेव्स को लिख लेते हैं। लेट y1 बी द इक्वेशन ऑफ फर्स्ट वेव ट्रैवलिंग इन, लेट्स से पॉजिटिव x डायरेक्शन, ट्रैवलिंग इन पॉजिटिव x डायरेक्शन। तो जब वेव पॉजिटिव x डायरेक्शन में जा रही होती है तो उसकी इक्वेशन को हम कैसे लिखते हैं, लेट्स से y1 इज इक्वल टू, सेम एम्पलीट्यूड है तो a1 a2 नहीं लिखूंगा मैं, सिंपली a लिख रहा हूँ, a इंटू साइन ऑफ, वी कैन राइट दिस एज ओमेगा टी माइनस ऑफ kx। ठीक है, और दूसरी एक वेव लेते हैं, लेट y2 बी द इक्वेशन ऑफ सेकंड वेव ट्रैवलिंग इन निगेटिव x डायरेक्शन। ठीक है, दोनों का पाथ सेम है बट डायरेक्शन अपोजिट है, तो कर लेते हैं फट से। तो y2 का इक्वेशन हो जाएगा, क्योंकि वो निगेटिव x डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, सो वी कैन राइट y2 इज इक्वल टू a इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस kx। ठीक है, पहले इक्वेशन में हमने माइनस ऑफ kx लिखा था यहाँ पे, और यहाँ क्या आ गया, प्लस टाइम्स ऑफ kx, क्योंकि बस डायरेक्शन चेंज हुआ है, बाकी पैरामीटर्स तो सेम ही है। तो चलिए अब आगे लिखते हैं, एज पर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। what I can write here is the resultant displacement or the displacement of resultant wave would be equal to vector sum of individual waves का displacement। so now y1 कितना है भैया हमारे पास, a into sin of, I am writing it here, omega t minus kx,
प्लस y2 इज a इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस के एक्स। ठीक है, अब हमें करना क्या है, यहाँ पे देखिए साइन ऑफ a माइनस बी का फॉर्मूला लगाना है और यहाँ पर साइन ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला लगाना है। तो चलिए लगाते हैं, दोनों ही एक्सप्रेशन में a कॉमन है तो a को मैं ऐसे ही कॉमन ले रहा हूँ। एंड नाउ साइन ऑफ a माइनस बी क्या होता है, साइन ऑफ a इंटू कॉस ऑफ बी माइनस ऑफ कॉस ऑफ a इंटू साइन ऑफ बी। तो उस हिसाब से ये हो जाएगा साइन ऑफ ओमेगा टी इंटू कॉस ऑफ के एक्स, ठीक है, माइनस ऑफ कॉस ऑफ ओमेगा टी इंटू साइन ऑफ के एक्स, ठीक, प्लस साइन ऑफ ओमेगा टी इंटू कॉस ऑफ के एक्स प्लस कॉस ऑफ ओमेगा टी इंटू साइन ऑफ के एक्स। चलेगा। अब आप देखिए माइनस कॉस ऑफ ओमेगा टी इंटू साइन ऑफ के एक्स एंड हियर इट इज प्लस कॉस ऑफ ओमेगा टी इंटू साइन ऑफ के एक्स। तो ये दोनों चीजों को हम क्या कर सकते हैं, कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो चलिए इसको मैं हटा देता हूं, इन दोनों को हटा दिया। तो अब हमारे पास क्या बचता है, साइन ऑफ ओमेगा टी कॉस ऑफ के एक्स प्लस साइन ऑफ ओमेगा टी कॉस ऑफ के एक्स। तो इसको सिंपली ट्वाइस 2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ ओमेगा टी इंटू कॉस ऑफ के एक्स भी लिखा जा सकता है। सो आई कैन राइट हियर y इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ a जैसे का वैसा साइन ऑफ ओमेगा टी इंटू कॉस ऑफ के एक्स। इसको थोड़ा सा शफल करके मैं लिख रहा हूं। सो y वुड बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ a कॉस ऑफ के एक्स इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी। दिस इज द रिजल्टेंट वेव का एक्सप्रेशन। और यहाँ पे कौन सी रिजल्टेंट वेव है हमारी, स्टेशनरी वेव। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर स्टेशनरी वेव्स व्हेन टू एग्जैक्टली आइडेंटिकल वेव्स ट्रैवल्ड इन अपोजिट डायरेक्शन इंटरफेयर विद ईच अदर। यहाँ पे ये जो टिपिकल पार्ट है ट्वाइस ऑफ ए कॉस ऑफ के एक्स, इसके बजाय मैं एक वर्ड यूज कर सकता हूँ रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय आर। सो द सेम एक्सप्रेशन कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज y इज इक्वल टू r इंटू सिंपली साइन ऑफ ओमेगा टी। और यहाँ पे r क्या है भैया, दिस r इज नथिंग बट ट्वाइस ऑफ ए कॉस ऑफ एक्स। इसको आपको याद रखना है, वेयर r इज द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड और एम्पलीट्यूड ऑफ स्टेशनरी वेव। चलेगा, इतना याद रहेगा। नाउ लेट्स मूव अहेड। अब देखिए ये जो r है, r को मैं अलग से लिख रहा हूं, ट्वाइस ऑफ ए कॉस ऑफ के एक्स, के इज वॉट 2 पाई बाय लैम्बडा, प्रोपेगेशन कांस्टेंट होता है ना वो, मल्टीप्लाइड बाय एक्स। ठीक, इस तरीके से हमने रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड के अगर मैग्नीट्यूड को फाइंड करना है तो ये पर्टिकुलर रिलेशन को लेकर आए हैं। चलेगा। अब आपको याद होगा जब सुपरपोजिशन हमने पढ़ा था तो वहां पर रिजल्टेंट वेव जो फॉर्म होती थी उसका क्या फॉर्मूला था, r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर। यहाँ पे वो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर, a इंटू a इज अगेन a स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ, यू कैन राइट दिस एज phi1 माइनस phi2। ऐसे भी आप लिख सकते हो। यहाँ से भी आप अगर रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट फाइंड करोगे, सॉरी रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड फाइंड करोगे तो आंसर आएगा। बट दिस इज एक्चुअली द स्टैंडर्ड इक्वेशन जिसका यूज करके आगे हम कई तरीके के सीईटी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक टिपिकल क्वेश्चन है जहां पर मैं इस फॉर्मूले का यूज करके भी आपको रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कैलकुलेट करवा के दूंगा अगर मेरी वेव कौन सी है, स्टेशनरी वेव है तो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ अब हमारा ये जो पर्टिकुलर इक्वेशन, ये आपको पर्टिकुलर इक्वेशन दिख रहा है, इस इक्वेशन में 2 हिस्से हैं, कॉस ऑफ के एक्स इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी। सम टाइम ये जो पर्टिकुलरली स्टेशनरी वेव का इक्वेशन है ये कैसे दिया जाएगा, y इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए साइन ऑफ के एक्स इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी। ऐसे भी हो सकता है इक्वेशन, तो कंफ्यूज नहीं होना है। हमेशा साइन के साथ ओमेगा टी अटैच हो ऐसे जरूरी नहीं। समटाइम साइन ऑफ ओमेगा टी के बजाय साइन ऑफ के एक्स और कॉस ऑफ के एक्स के बजाय कॉस ऑफ ओमेगा टी हो सकता है। अब इस पर्टिकुलर इक्वेशन में क्या हो अगर साइन ऑफ ओमेगा टी की वैल्यू 1 लिखी जाए, तो देखिए साइन ऑफ ओमेगा टी अगर 1 है तो जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट एंटायरली डिपेंड्स अपॉन किस चीज पर है, वो ट्वाइस ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ के एस। तो उसका सिग्निफिकेंस क्या है, थोड़ा सा सिग्निफिकेंस समझते हैं। तो आई एम राइटिंग हियर सिग्निफिकेंस when first part let's say sin of omega t is equal to 1। अब sin of omega t is equal to अगर 1 है तो यहाँ पे
मैंने जैसे बोला था कॉस ऑफ के एक्स की जो वैल्यू है ये डिटरमाइन करेगी कि आपका डिस्प्लेसमेंट कैसे होगा। तो जस्ट फॉर द एग्जांपल मैं यहाँ पर आपको एक छोटी सी वेव दिखा रहा हूँ, स्टेशनरी वेव। तो मान लो स्टेशनरी वेव ऐसी बन चुकी है, दिस इज द स्टेशनरी वेव, ठीक है। और उसके ऑब्वियसली दो लूप है। अब ये लूप जब होते हैं तो एक्चुअली दोनों डायरेक्शन में पार्टिकल नहीं वाइब्रेट कर रहे होते हैं। एक लूप के पार्टिकल अगर अपवर्ड डायरेक्शन में हो गए तो दूसरे लूप के पार्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे एडजेसेंट लूप के। अगर थर्ड लूप है तो उसके पार्टिकल फिर से अपवर्ड डायरेक्शन में। इस तरीके से होते हैं, लेकिन दिखाने के लिए हम इस स्टेशनरी वेव को इन द फॉर्म ऑफ लूप दिखाते हैं। चलिए अब फिर से अपने लोड कराते हैं सिग्निफिकेंस पर। सो व्हेन साइन ऑफ ओमेगा टी इज 1, अब यहाँ पर दो चीजें होंगी। अगर आपका कॉस ऑफ के एक्स पॉजिटिव है, इफ कॉस ऑफ के एक्स पॉजिटिव, देन मीन पोजीशन पर जो पार्टिकल्स होते हैं उस पर्टिकुलर लूप में जहां पर कॉस ऑफ के एक्स पॉजिटिव होगा, दोज पार्टिकल विल बी मूविंग इन अ अपवर्ड डायरेक्शन और पॉजिटिव डायरेक्शन। तो उस पार्ट पर जो लूप है वो क्रेस्ट बन रहा होगा, ठीक है। और अगर आपका कॉस ऑफ के एक्स निगेटिव है, अगर कॉस ऑफ के एक्स निगेटिव है तो वहां पर जो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन होगा दैट वुड बी टुवर्ड्स ट्रफ, मतलब वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहे होंगे। सो आई कैन राइट हियर कॉस ऑफ के एक्स इज निगेटिव, कॉस ऑफ के एक्स इज निगेटिव, अबोव इट वाज पॉजिटिव। तो ये पहला सिग्निफिकेंस है। सेकंड सिग्निफिकेंस क्या है, अगर साइन ऑफ ओमेगा टी जीरो दिखा रहा है, साइन ऑफ ओमेगा टी अगर जीरो है तो इसका मतलब ये होगा कि उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग पे या उस पर्टिकुलर मीडियम पे जहां पर स्टेशनरी वेव फॉर्म हुई है वहां पे अब जो पार्टिकल है दे आर ऑल आर एट मीन पोजीशन। तो ऐसे पार्टिकल देखिए, ये जब पार्टिकल क्या हुए थे अपवर्ड डायरेक्शन में गए थे, इस लूप में कहाँ गए थे, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब वो रिटर्न भी तो आएंगे, सो अपवर्ड से जब वो डाउनवर्ड आ रहे होंगे और ये डाउनवर्ड वाले अपवर्ड जा रहे होंगे, तो एक समय ऐसा होगा जब सारे पार्टिकल कहाँ पे आ जाएंगे, मीन पोजीशन पर आ जाएंगे और उसके बाद वो अपनी फर्दर जर्नी स्टार्ट करेंगे। सो साइन ऑफ ओमेगा टी बताता है कि द पार्टिकल्स द पार्टिकल्स हैव अराइव्ड एट द mean position, and now those respective particles, some will be moving in upward direction, some will be moving in a downward direction, जैसे जैसे उनका फेज होगा उस हिसाब से, ठीक है। तो दिस वाज द सिग्निफिकेंस। अब यहाँ तक अपन पहुंच चुके हैं। अब थोड़ा सा जो स्टेशनरी वेव है उसके स्ट्रक्चर पर जाते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें सीख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था स्टेशनरी वेव्स का, उसी से एक्सप्लेन करता हूँ मैं, ठीक है। चलो देखो, यहाँ पर है हमारे पास ऑलरेडी स्टेशनरी वेव। Now, in this particular stationary wave, you can see presence of nodes. Nodes are those points on the wave which do not vibrate. Some particles they represents antinode. Antinode are the points of maximum displacement. Now, if you see carefully, एक एंटीनोड और फिर दूसरा एंटीनोड, एक एंटीनोड जो है वो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट बता रहा है, एक दूसरा एंटीनोड है वो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट बता रहा है। तो यहाँ पर दो एंटीनोड मिलकर हमारी एक वेव की साइकिल कंप्लीट हुई है। सो वन साइकिल कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ टू एंटीनोड्स, दैट आई कैन से। नाउ अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो डिस्टेंस होगा इन बिटवीन दिस टू लूप्स, तो दो लूप को मिलकर बनेगा एक वेवलेंथ लैम्बडा, ठीक है। इतनी बात तो समझ में आ रही है। नाउ इन दैट ऑल्सो इफ यू सी टू कंजिकेटिव नोड और टू सक्सेसिव नोड, तो सक्सेसिव नोड के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, सिंपली इट इज लैम्बडा बाय 2। सो वेवलेंथ का हाफ होगा, राइट। दिस इज ऑल्सो लैम्बडा बाय 2, ठीक। आगे चल के हमें ये प्रूव करना है कि डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड इज लैम्बडा बाय 2। वैसे ही जो एंटी नोड्स है, दिस एंटी नोड्स, तो एंटी नोड के बीच का जो डिस्टेंस है वो भी कितना रहेगा, दैट विल बी ऑल्सो लैम्बडा बाय 2, ठीक है। ये भी आगे हमें प्रूव करना है। तो दिस इज ऑल्सो लैम्बडा बाय 2, ठीक ना। अब आगे हम देखते हैं, अगर मैं एक एंटी नोड और एक नोड की बात करूं, देखिए हियर आई हैव वन एंटी नोड एंड लेट्स से दिस इज वन नोड। अगर दो सक्सेसिव एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस लैम्बडा बाय 2 है, दो सक्सेसिव नोड के बीच का डिस्टेंस लैम्बडा बाय 2 है, नाउ आई कैन से डिस्टेंस बिटवीन वन एंटी नोड एंड वन नोड इज लैम्बडा बाय 4। सो दिस डिस्टेंस इज लैम्बडा बाय 4। इसको भी आपको नोट करके रखना है। सो डिस्टेंस बिटवीन एंटी नोड एंड नोड इज हाउ मच, इट इज लैम्बडा बाय 4, ठीक है। इतनी चीजें याद आ गई। सो इसको हम लिख लेते हैं आगे चल के। So I can write here
डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव एंटीनोड, successive antinode is lambda by 2. Distance between successive node is also lambda by 2. Then distance between successive node and antinode, node and antinode, तो एक कॉन्जिक्यूटिव नोड एंड एंटीनोड के बीच की अगर डिस्टेंस की बात करें तो दैट इज लैम्बडा बाय 4. दूसरी हमें और कौन सी चीज पता चली है कि किसी भी स्टेशनरी वेव के केस में, इस तरीके से अगर स्टेशनरी वेव की केस है तो पार्टिकल्स बिटवीन कंजिक्यूटिव नोड्स दे वाइब्रेट इन फेज विथ ईच अदर, मतलब जब एक पार्टिकल ऊपर जा रहा है तो उसके साथ उस लूप के सारे पार्टिकल ऊपर जा रहे हैं और दूसरे लूप में जो एडजेसेंट लूप है उसके सारे पार्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहे होंगे. सो द पार्टिकल्स बिटवीन सक्सेसिव नोड, सक्सेसिव देखिए ध्यान से समझिए, सक्सेसिव नोड, तो जो पार्टिकल होते हैं दे आर इन फेज, सो उनका जो वाइब्रेशन होता है इट इज इन फेज वाइब्रेशन होता है. चलेगा. अगर मैं सक्सेसिव, ध्यान से समझिए, सक्सेसिव एंटीनोड की बात करूं, एंटीनोड, तो एंटीनोड ये मान लीजिए एक एंटीनोड है और ये दूसरा एंटीनोड है सक्सेसिव वाला, तो सक्सेसिव एंटीनोड के बीच के जो पार्टिकल्स होते हैं उनका जो फेज ऑफ वाइब्रेशन है वो एग्जैक्टली आउट ऑफ फेज है. सो पार्टिकल वाइब्रेट आउट ऑफ फेज, आउट ऑफ फेज. ठीक. अगर अल्टरनेट एंटीनोड की बात कर दी जाए, फॉर एग्जांपल देखिए ये एक एंटीनोड है यहाँ पे, दिस इज वन एंटीनोड, और यहाँ पे अगर वेव ऐसी आगे जा रही होगी तो दिस विल बी ऑल्सो एन एंटीनोड. जो अल्टरनेट एंटीनोड होते हैं उनके जो पार्टिकल है वे इन फेज वाइब्रेट कर रहे होते हैं. तो ये भी आपको याद रखना है कि अल्टरनेट एंटीनोड द पार्टिकल वाइब्रेट्स इन फेज, पार्टिकल वाइब्रेट्स इन फेज. तो इन फेज वाइब्रेशन आपको देखने को मिलता है. इतनी सारी चीजें हैं जो यहाँ पर हमने समझी है. चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं. एंड वी हैव टू प्रूव दैट डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड्स एंड टू सक्सेसिव एंटीनोड इज लैम्बडा बाय 2. और उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि डिस्टेंस बिटवीन अ सक्सेसिव नोड एंड एंटीनोड इज लैम्बडा बाय 4. तो फर्स्ट टास्क वी हैव टू शो दैट डिस्टेंस between consecutive or successive node is lambda by 2. इसको हमें प्रूव करना है. तो चलिए प्रूव करते हैं. देखिए इसको प्रूव कैसे करेंगे, तो आते हैं लौट कर हमारे इस पर्टिकुलर वेव के डायग्राम पे. देखिए यहां पर हुआ क्या है, दो वेव्स अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करते हुए आइडेंटिकल वेव आई और हमने देखा कि उनके बीच में सुपरपोजिशन हुआ. अब सुपरपोजिशन में ये जो एंटीनोड वाले पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, उन पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है और जो पार्टिकल नोड बना के बैठे हैं उनका डिस्प्लेसमेंट तो 0 है. इसका मतलब अगर मैं रिजल्टेंट वेव की बात करूं, यहाँ पे जो रिजल्टेंट वेव का इक्वेशन आया था वहां पर नोड के लिए डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इसकी पूरी वैल्यू हो जाएगी 0. तो नोड के लिए अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है मतलब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए. और एंटी नोड के केस में आप देखोगे कि ये जो आर है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड वो मैक्सिमम रहेगा और वो आर मैक्स कितना हो जाएगा, दैट विड बी 2 टाइम्स ऑफ ए रहेगा. ठीक है. सो जब मैं एंटी नोड पढ़ाऊंगा उस समय हम आर की वैल्यू को मैक्सिमम कंसिडर करेंगे, दैट इज ट्वाइस ऑफ ए. और जब हम अभी नोड पढ़ रहे हैं तो नोड में हमें रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना लेना पड़ेगा, दैट वुड बी 0. सो आई एम राइटिंग हियर, देखिए ध्यान से, एट नोड्स आर बिकम्स इक्वल टू 0. ठीक. बट हमें ये पता है, बट आर इज नथिंग बट व्हाट, आर इज नथिंग बट twice of a into cos of kx which is 2 pi by lambda into x. ठीक है. अब देखो r की वैल्यू को 0 लाने के लिए, ये जो r है इसकी वैल्यू को 0 लाने के लिए cos ऑफ, अगर इस फैक्टर को मैं phi बोलता हूं तो cos phi का 0 आना जरूरी है, बराबर है. अब cos phi 0 कब आएगा, अगर phi की वैल्यू या तो पाई बाय 2 है या फिर 3 पाई बाय 2 है या 5 पाई बाय 2 है या 7 पाई बाय 2 है एंड सो ऑन. तो अगर इस तरीके से वैल्यू हो गई किसकी, हमारे इस पर्टिकुलर
फाइव की, तो ऑटोमेटिकली आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी. सो आई एम राइटिंग इफ cos of phi is equal to 0, then r will be equal to 0. But phi is what? Phi is 2 pi by lambda into x. अब 2 pi by lambda into x क्या होना चाहिए? So it should be pi by 2, 3 pi by 2 and so on. अब इसे कैसे लाएंगे अपन लोग? तो यहां पर ध्यान दीजिए, फर्स्ट केस में ले रहा हूं, लेट x की जो वैल्यू है, देखिए यहां पर 2 पाई बाय लैम्बडा इंटू एक्स में 2 पाई और लैम्बडा की वैल्यू फिक्स है, तो हमें अगर cos फाई 0 करना है तो वो किस पर डिपेंड होगा, x पर. तो यहाँ पर फाई की वैल्यू के लिए, फाई की वैल्यू अगर मुझे लानी है पाई बाय 2 या 3 पाई बाय 2 या 5 पाई बाय 2 वगैरह लानी है, तो x की वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा. इसलिए मैं लिख रहा हूँ सबसे पहले लेट x इज इक्वल टू लैम्बडा बाय 4. अब देखिए x को अगर लैम्बडा बाय 4 लूंगा तो क्या हो जाएगा, देन आई कैन राइट cos of phi, और phi is what, 2 pi by lambda multiplied by, write this as lambda by 4. we know भैया lambda lambda cancel, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, so बचता है हमारे पास cos of pi by 2. तो phi की वैल्यू कितनी आई, pi by 2, and therefore cos pi by 2 is 0, that's why r becomes equal to 0. ठीक है, ये चीज आपको आ गई होगी समझ में. अब जब r 0 आया, when we have taken x इज इक्वल टू लैम्बडा बाय 4, तो हमें फाई की वैल्यू कितनी मिली, दैट वाज पाई बाय 2 मिली. ठीक, ये पहली केस को हमने डिस्कस किया. अब मैं सेकंड केस को ले रहा हूं. मान लीजिए इफ आई टेक x इज इक्वल टू, ले लेते हैं 3 लैम्बडा बाय 4. चलो, अगर मैं x इज इक्वल टू 3 लैम्बडा बाय 4 लूंगा तो क्या हो जाएगा, नाउ कॉस ऑफ 2 पाई बाय लैम्बडा इंटू लिखना पड़ेगा 3 लैम्बडा बाय 4. तो लैम्बडा लैम्बडा कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4. तो भैया एंगल कितना आया, फाई की वैल्यू कितनी आई, दैट इज cos ऑफ 3 पाई बाय 2, एंड वी नो cos ऑफ 3 पाई बाय 2 इज 0, देयरफॉर r बिकम्स इक्वल टू 0. तो नोड के केस में r की वैल्यू हमेशा 0 आनी चाहिए. तो ये हमारी सेकंड केस हो गई. अब इसके बाद जो नोड आने वाला है उसके लिए फिर से हम x की एक वैल्यू इमेजिन कर लेते हैं. सो थर्ड केस, इफ लेट से x इज गिवन बाय 5 लैम्बडा बाय 4. चलो, अगर x की वैल्यू 5 लैम्बडा बाय 4 होगी तो क्या होगा, x विल बी इक्वल टू 5 लैम्बडा बाय 4. देन आई कैन राइट cos ऑफ 2 पाई बाय लैम्बडा इज नथिंग मल्टीप्लाइड बाय 5 लैम्बडा बाय 4. सो लैम्बडा लैम्बडा कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4. सो वी हैव cos ऑफ 5 पाई अपॉन 2. ठीक, और cos of 5 pi by 2 is 0, therefore I can write r becomes equal to 0 here, where phi comes out to be 5 pi by 2. ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा होगा. यहाँ पे phi की वैल्यू क्या क्या आई थी, phi comes out to be 3 pi by 2. चलो और एक ले लेते हैं. सपोज मैं चौथी वैल्यू ले रहा हूँ, फोर्थ वैल्यू, इफ x इज इक्वल टू 7 लैम्बडा बाय 4, तो हमारा जो फाई है दैट इज cos ऑफ 2 पाई बाय लैम्बडा मल्टीप्लाइड बाय 7 लैम्बडा बाय 4. दिस विल कम्स अराउंड cos ऑफ 7 पाई बाय 2 विच इज 0, देयरफॉर r विल आल्सो बी इक्वल टू 0. और यहाँ पे हमें फाई मिला है 7 पाई बाय 2. तो हम कह सकते हैं कि नोड की जो पोजीशन है एट नोड्स, व्हेन फाई इज इक्वल टू पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2 एंड सो ऑन. तब r की वैल्यू को 0 लाने के लिए फाई की वैल्यू अगर इतना रखते हैं, देन x की वैल्यू क्या होती है उस समय, लैम्बडा बाय 4, 3 लैम्बडा बाय 4, 5 लैम्बडा बाय 4 एंड सो ऑन. ऐसे लिख सकता हूं. तो यहां पर हम x के लिए एक जनरल एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं. सो फॉर नोड, फिर से ध्यान से समझिए, फॉर नोड आई कैन राइट x, और नोड x की वैल्यू होनी चाहिए ट्वाइस ऑफ n प्लस 1 इंटू लैम्बडा 4. तो x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ट्वाइस ऑफ n प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय लैम्बडा बाय 4, वेयर n की जो वैल्यू है इट कैन रेंज फ्रॉम 0, 1, 2,
3 एंड सो ऑन। तो चलिए डालकर देखते हैं। मान लीजिए n की वैल्यू में 0 रखता हूँ, तो 0 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 0, सो बचता है 1, 1 इंटू लैम्बडा बाय 4 आ गया। देन मान लीजिए n की वैल्यू 3 रखता हूँ, सो 3 इंटू 2 इज 6, 6 प्लस 1 इज 7, सो अगेन वी विल बी गेटिंग 7 लैम्बडा बाय 4। तो इस तरीके से हमें अलग अलग वैल्यूज मिलती रहेगी जो नोड के लिए होंगी, अगर मैं इन वैल्यूज को यहाँ इस पर्टिकुलर x की जगह पुट करता हूँ तो। ठीक है, अब हमें देखना है डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव नोड इज लैम्बडा बाय 2। तो कैसे प्रूव करेंगे, देखो ध्यान से समझो। टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव एंटी नोड, सॉरी नोड, डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव नोड। अभी देखो कैसे लाएंगे। तो मान लो जस्ट फॉर एन एग्जांपल, ये है हमारी स्टेशनरी वेव, दिस इज माय स्टेशनरी वेव। ठीक है, ये हो गई स्टेशनरी वेव। मान लेते हैं कि किसी एक पॉइंट से पहला जो नोड मैं कंसिडर करने वाला हूं, मान लीजिए इस नोड को मैं कंसिडर करने वाला हूं, उसका डिस्टेंस है x1, और उसके बाद जो कंसेक्यूटिव नोड है ये, इसका डिस्टेंस है उस रेफरेंस पॉइंट से x2। अगर मैं x2 में से x1 माइनस कर दूं तो ये जो मुझे डेल्टा x मिलेगा दैट विल बी इक्वल टू लैम्बडा बाय 2। अगर ये ऐसे आ गया तो हमारे जो पहले अजम्पशन था, या फिर हमने जो बोला था ना कि शो दैट डिस्टेंस बिटवीन टू नोड और टू एंटी नोड इज लैम्बडा बाय 2, उसमें से डिस्टेंस बिटवीन टू नोड इज लैम्बडा बाय 2, वो प्रूव हो जाएगा। अब कैसे करेंगे, तो देखो ध्यान से। लेट डिस्टेंस ऑफ nth नोड, डिस्टेंस ऑफ nth नोड को मैं लिख लेता हूं x1, विच कैन बी गिवन बाय ट्वाइस ऑफ n प्लस 1 इंटू लैम्बडा बाय 4। ठीक है, अब आगे देखिए, नेक्स्ट कंसेक्यूटिव और नेक्स्ट सक्सेसिव नोड, उसके लिए मैं डिस्टेंस ले रहा हूं x2, तो वो क्या हो जाएगा, जैसे मैंने बोला था अगर n की वैल्यू 4 है तो नेक्स्ट टाइम वो होगी 5। और कैसे पता चलेगा, n प्लस 1 करना पड़ेगा अंदर। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं, देखिए ध्यान से देखिए, यहां पर मैं लिख रहा हूं ट्वाइस ऑफ n प्लस 1। अगर पहले का 4 है तो ये हो गया 5, पहले का अगर 5 है तो ये हो गया 6 प्लस 1 इंटू लैम्बडा बाय 4। देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव नोड्स, इसको मैं लिख रहा हूं डेल्टा x। तो हाउ दैट कैन बी फाउंड, x2 माइनस x1। तो चलो फट से 2 टाइम्स ऑफ n प्लस 1, यहाँ ये जो पार्ट है ना इसको मैं ऑलरेडी थोड़ा सॉल्व कर लेता हूं। तो 2 अगर ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो बचेगा ट्वाइस ऑफ n प्लस 2 प्लस बचेगा यहाँ पे 1। सो आई एम डायरेक्टली राइटिंग हियर ट्वाइस ऑफ n प्लस 2 प्लस 1 इंटू लैम्बडा बाय 4 माइनस x1 कितना है भैया, ये पार्ट कितना है, ट्वाइस ऑफ n प्लस 1 इंटू लैम्बडा बाय 4। तो लैम्बडा बाय 4 आ गया कॉमन। ठीक है, फिर क्या बचता है, ट्वाइस ऑफ n प्लस 2 प्लस 1 माइनस ऑफ 2n माइनस ऑफ 1। तो देखो क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ n कैंसिल, 1 1 कैंसिल, तो बचता है 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। सो डेल्टा x जो है वो कितना आया है हमारा, लैम्बडा बाय 2 आया है। एंड दिस इज हाउ वी कैन शो that the distance between two successive node is lambda by 2। अब चलिए distance between two successive anti node is lambda by 2 उसको फाइंड करते हैं। तो show that, क्वेश्चन क्या है, show that distance between successive anti node is lambda by 2। अब कैसे प्रूव करेंगे, इजी है, बस इतना याद रखना है, एट एंटी नोड जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होता है वो मैक्सिमम होता है। दैट मीन्स आर का वैल्यू जो है इट वुड बी ट्वाइस ऑफ ए। नाउ अब आर का ये जो वैल्यू है इसको मैं इन मॉड लिख रहा हूं, क्यों, क्योंकि जब आप देखोगे एंटी नोड, तो यहाँ पर मैंने डायग्राम निकाली है, यस एंटी नोड, देखिए ये एक एंटी नोड है और सक्सेसिव ये दूसरा एंटी नोड है। तो एक एंटी नोड पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट लेकर है, दूसरा एंटी नोड निगेटिव डिस्प्लेसमेंट पे है। अब पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट हो चाहे निगेटिव डिस्प्लेसमेंट हो, जो मैग्नीट्यूड है डिस्प्लेसमेंट का दैट शुड बी 2 टाइम्स ऑफ इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड, राइट। और दोनों ही एम्पलीट्यूड आइडेंटिकल होने के कारण हम इसको ट्वाइस ऑफ इट डायरेक्ट ही लिख सकते थे। यहाँ पर देखिए एक बार पॉजिटिव एक बार निगेटिव है, तो ऐसे प्लस 2a
-2a लिखने से तो अच्छा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ r शुड बी इक्वल टू 2a, ऐसे मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ. So that the same I am writing here. So at antinode magnitude of r is twice of a. इसके लिए हम एक और चीज जानते हैं, बट r की वैल्यू क्या होती है? r इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए कॉस ऑफ 2 पाई बाय लैम्बडा इंटू एक्स. ये r की वैल्यू है. यहां पर हम लिख सकते हैं दैट मैग्नीट्यूड ऑफ r विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ a इफ कॉस ऑफ फाई, फाई मतलब ये वैल्यू, कॉस ऑफ फाई की वैल्यू कितनी हो जाए? इट शुड बी इक्वल टू 1. अब ये 1 भी हो सकती है -1, लेकिन हमें प्लस माइनस के चक्कर में नहीं पड़ना है, हमें बस इतना देखना है. +1 आएगा तो r की वैल्यू प्लस ट्वाइस ऑफ ए आएगी, -1 आएगा तो r की वैल्यू माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ ए आएगी, बट मैग्नीट्यूड वाइज वो तो ट्वाइस ऑफ ए ही रहने वाला है. ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कॉस ऑफ फाई इट शुड बी 1, इट कैन बी +1, इट कैन बी -1, एंड दिस इज पॉसिबल इफ, अगर आपका ये जो फाई है, फाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए? अगर फाई की वैल्यू 0 है तो कॉस फाई 1 होगा. फाई की वैल्यू अगर पाई है तो कॉस फाई -1 होगा. फाई की वैल्यू अगर मैं फिर से 2 पाई वगैरह लेता हूं तो देन अगेन 1 3 पाई लूंगा तो -1, ऐसे वो चलते रहेगा. अब इस फाई की वैल्यू को 0, 2 पाई, है ना, पाई, 3 पाई अगर ऐसे लाना है तो हमें किसकी वैल्यू चेंज करके देखनी है? x की वैल्यू, बिकॉज 2 पाई और लैम्बडा की वैल्यू तो फिक्स है. तो चलो करके देखते हैं अपने फर्स्ट केस के साथ. तो फर्स्ट केस, इफ x इज इक्वल टू, क्या लेना पड़ेगा x की वैल्यू? तो कॉस फाई की वैल्यू 0 हो तो हम डायरेक्टली लिख लेते हैं इफ x इज इक्वल टू 0. देखो 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करोगे तो वो हो गया 0 और cos ऑफ 0 की वैल्यू होती है 1. सो आई एम सिंपली पुटिंग इफ x इज इक्वल टू 0 योर फाई विल बिकम्स इक्वल टू 0 एंड cos 0 विल बिकम 1. सो आई एम राइटिंग दिस एज cos ऑफ 2 पाई बाय लैम्बडा इंटू 0, दैट इज cos ऑफ 0, और cos ऑफ 0 की वैल्यू अगर 1 हो गई तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी? दैट वुड बी ट्वाइस ऑफ ए. अगर cos ऑफ 0 की वैल्यू मैं 1 लिखता हूं, देयरफॉर r वुड बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए. हमारा फाई भी मिल गया, x भी मिल गया. अब सेकंड केस डिस्कस कर लेते हैं. अगर मैं x की वैल्यू को क्या सिलेक्ट करूं, देखो ध्यान से, x की वैल्यू को क्या सिलेक्ट करूं कि नेक्स्ट जो मुझे थीटा मिलेगा या नेक्स्ट जो मुझे फाई मिलेगा वो कितना मिलना चाहिए? पाई मिलना चाहिए. तो सिंपली x को आप पुट कर लो लैम्बडा बाय 2, तो लैम्बडा लैम्बडा कैंसिल हो जाएगा, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ पाई. सो आई एम पुटिंग x इज इक्वल टू लैम्बडा बाय 2 हियर. तो देखिए देन cos ऑफ 2 पाई बाय लैम्बडा मल्टीप्लाइड बाय लैम्बडा बाय 2, लैम्बडा लैम्बडा कैंसिल, 2 2 कैंसिल, वी विल हैव cos ऑफ पाई, और cos ऑफ पाई की जो वैल्यू है वो होगी -1. लेकिन अगर मैं इसको मॉड में डाल देता हूं तो r जो है वो r निकल कर कितना आ जाएगा? ट्वाइस ऑफ ए. द मैग्नीट्यूड ऑफ r वुड बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ये है, ये वाली जो पर्टिकुलर है हमारी सेकंड केस है. तो कितना मिला था भैया? फाई हमें मिला था पाई. ठीक, चलो नेक्स्ट केस डिस्कस कर लेते हैं. थर्ड, वेयर अब x की वैल्यू को क्या रखना पड़ेगा? हमें नेक्स्ट थीटा चाहिए 2 पाई. 2 पाई के लिए अगर मैं x को सिंपली लैम्बडा पुट कर देता हूं तो देखिए cos ऑफ 2 पाई बाय लैम्बडा मल्टीप्लाइड बाय लैम्बडा, लैम्बडा लैम्बडा कैंसिल, cos 2 पाई की वैल्यू होती है 1, राइट? cos ऑफ 0 जैसे 1 है वैसे cos 2 पाई की वैल्यू 1 है. सो दिस विल कम अराउंड 1, ये आ जाएगा 1. देयरफॉर r वुड बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ a अगेन, मैग्नीट्यूड वाइज भी प्लस और ऐसे भी ट्वाइस ऑफ a. थर्ड, चलो फाई कितना आया था हमारे यहाँ पे? दिस वाज 2 पाई. चलो फोर्थ केस भी डिस्कस कर लेते हैं. सपोज x की वैल्यू को मैं अगर 3 पाई लाना चाहता हूं तो यहाँ पे एक काम कर लेते हैं, x को लिख लेते हैं 3 टाइम्स ऑफ लैम्बडा बाय 2. अब क्या हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ लैम्बडा बाय 2 रखेंगे तो? सो cos ऑफ 2 पाई बाय लैम्बडा मल्टीप्लाइड बाय 3 लैम्बडा बाय 2, तो लैम्बडा लैम्बडा कैंसिल, 2 2 कैंसिल, आ गया भैया cos ऑफ 3 पाई. यस, cos ऑफ 3 पाई इज -1. उसको अगर मैं मॉड में डाल दूं सो वी कैन हैव r इज इक्वल टू, r कितना आ जाएगा? r इज अगेन मैग्नीट्यूड वाइज इट इज ट्वाइस ऑफ ए. सो मैग्नीट्यूड वाइज r वुड बी ट्वाइस ऑफ ए. यहां से हम बोल सकते हैं कि फॉर एंटी नोड इन सारे इक्वेशंस से अगर हम देखें, सो फॉर एंटी नोड r should be equal to, the magnitude of r should be equal to twice of a, and this is possible if cos of 2 pi by lambda into x, ये कितना चाहिए था? 0, सॉरी इसकी वैल्यू चाहिए थी 1,
and this is possible if phi is equal to 0, pi, pi, 2 pi, 3 pi, 4 pi and so on. In that case when ये कब देखने को मिलता है, अगर x की वैल्यू हो 0, x की वैल्यू हो लैम्बडा बाय 2, राइट, सेकंड कितना था, यस लैम्बडा बाय 2, देन लैम्बडा, देन 3 लैम्बडा बाय 2, देन नेक्स्ट वैल्यू क्या हो जाती फिर 2 लैम्बडा, है ना, ऐसे ये चलते रहता। तो क्या यहाँ पर मैं x के लिए एक रिलेशन बना सकता हूँ, यस, फॉर एंटीनोड, एंटीनोड के केस में x का एक सिंपल रिलेशन बन जाएगा n टाइम्स ऑफ लैम्बडा डिवाइडेड बाय 2, n टाइम्स ऑफ लैम्बडा डिवाइडेड बाय 2। और यहाँ पे ये जो n है, n की वैल्यू होगी 0, 1, 2, 3 एंड सो, ठीक है। चलो देखो n की वैल्यू अगर 0 रख देता हूँ तो x आ जाएगा 0, n की वैल्यू अगर 1 रख देता हूँ सो 1 मल्टीप्लाइड बाय लैम्बडा बाय 2, अगेन लैम्बडा बाय 2, n की वैल्यू को 2 रखो सो 2 इंटू लैम्बडा बाय 2 इज व्हाट, 2 2 कैंसिल, x की वैल्यू आ जाएगी लैम्बडा। तो ये जो पर्टिकुलर रिलेशन है दिस इज करेक्ट। अब हम देखते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव एंटीनोड कितना आता है। तो डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव एंटीनोड, तो चलो मान लेते हैं लेट, यहां पर हमने कैसे किया था, nth एंटीनोड ले लेते हैं। सो लेट nth एंटीनोड is at x1 equal to n times of lambda divided by 2. The next successive antinode, next antinode is at, यहां पर आप next की जगह ऐसे n प्लस फर्स्ट भी लिख सकते हो, ठीक है। एंटीनोड इज एट x2 विच इज n प्लस 1 इंटू लैम्बडा बाय 2 लिख लेते हैं, ठीक है, उसके बाद वाला एंटीनोड। देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन टू क्या हो जाएगा भैया, डेल्टा एक्स, एंड दिस डेल्टा एक्स इज नथिंग बट x2 माइनस x1, तो n प्लस 1 इंटू लैम्बडा बाय 2 माइनस n टाइम्स ऑफ लैम्बडा डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, लैम्बडा बाय 2 को कॉमन ले लेंगे, व्हाट वी हैव n प्लस 1 माइनस ऑफ n, n कैंसल, सो वी हैव लैम्बडा बाय 2। तो डेल्टा एक्स कितना निकल कर आया, लैम्बडा बाय 2, एंड दिस प्रूव्स दैट डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव एंटीनोड इज लैम्बडा बाय 2, ठीक है। अब हम नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक है उसे देख लेते हैं, एंड वी हैव टू शो हियर, क्या शो करना है, तो शो दैट डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव और कॉन्जिक्यूटिव नोड एंड एंटीनोड, नोड एंड एंटीनोड इज लैम्बडा बाय 4, ऐसे आपको प्रूव करना है कि एक नोड और एंटीनोड के बीच में डिस्टेंस कितना होता है, लैम्बडा बाय 4। कैसे करेंगे, तो मान लो ये मेरी एक वेव है, स्टेशनरी वेव इस तरीके से, ठीक है, दिस इज माय स्टेशनरी वेव। अब यहाँ पे इस नोड की अगर मैं बात करूं, ठीक है, ये एक नोड में ले रहा हूं और ये मान लीजिए एंटी नोड में ले रहा हूं, ठीक है, तो इसको भी हम nth नंबर का एंटी नोड मानेंगे और इसको nth नंबर का एंटी नोड मानेंगे। तो यहां पर हम nth नंबर वाले नोड एंड एंटी नोड के डिस्टेंस को क्या कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। सो फर्स्ट मैं लिख रहा हूं, लेट nth नोड is at say x1 is equal to twice of n plus 1 lambda by 4 and nth antinode, अब nth से मतलब है सेम नंबर का, अगर n की वैल्यू 5th है तो वी आर टॉकिंग अबाउट 5th नोड एंड 5th एंटीनोड, n की वैल्यू 7 होगी तो उसके रिस्पेक्टिव नोड एंड एंटीनोड की बात हो रही है। सो nth एंटीनोड इज एट लेट्स से x2 is equal to n टाइम्स ऑफ लैम्बडा डिवाइडेड बाय 2। तो चलो डिस्टेंस बिटवीन देम कैसे फाइंड करेंगे, डिस्टेंस बिटवीन देम उसको मैं डेल्टा एक्स लिखता हूं, एंड वी नो भैया डेल्टा एक्स को हम x2 माइनस x1 लिख सकते हैं या x1 माइनस x2, जैसे आप चाहो वैसे लिख सकते हो। तो यहाँ पर मैं इसको लिख रहा हूँ x1 माइनस x2। सो डेल्टा एक्स को अगर मैं x1 लिखता हूँ सो ट्वाइस ऑफ n प्लस 1 इंटू लैम्बडा बाय 4 माइनस n लैम्बडा बाय 2, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे n लैम्बडा बाय 4 अगर कॉमन लेना है तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लेते हैं हम 2 से, यहाँ पर ये एक्स्ट्रा अरेंजमेंट में कर रहा हूँ,
ठीक है, आप देख पा रहे हैं, दिस इज एक्स्ट्रा पार्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2। तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, डायरेक्टली लैम्बडा बाय 4 कॉमन लेकर आ जाएंगे। तो व्हाट वी विल हैव, ट्वाइस ऑफ n प्लस 1 माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ n बचेगा। तो ट्वाइस ऑफ n कैंसल, तो क्या बचा है भैया, डेल्टा एक्स इज सिंपली लैम्बडा बाय 4, delta x is lambda by 4, and this proves that distance between successive node and antinode is how much, it is lambda by 4। आई होप कि इतना आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब आगे हम क्या करेंगे, बेसिक से प्रॉपर्टीज देखते हैं और उसके बाद इंपॉर्टेंट सीईटी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलो, क्या प्रॉपर्टीज दी है ऑलरेडी हमने डिस्कस कर ली है, बट यहाँ पे देख लेते हैं। फर्स्ट उन्होंने बोला है व्हेन टू आइडेंटिकल ट्रांसवर्स वेव सुपर इम्पोज द रिजल्टेंट वेव इज अ ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव। मतलब अगर ट्रांसवर्स वेव का सुपर पोजिशन हो रहा है आइडेंटिकल का, तो ट्रांसवर्स वेव ही मिलेगी स्टेशनरी वेव के फॉर्म में। और अगर आइडेंटिकल लॉन्जिट्यूडिनल वेव का सुपर पोजिशन हो रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, तो जो स्टेशनरी वेव है वो भी कैसी होगी, एक लॉन्जिट्यूडिनल वेव ही होगी। ठीक, थर्ड, पॉइंट्स बिटवीन नोड एंड एंटी नोड ऑसिलेट्स बिटवीन 0 एंड ए तो एंटी नोड होता है और 0 डिस्प्लेसमेंट नोड का होता है। तो नोड और एंटी नोड के बीच के जो पार्टिकल है उनका जो डिस्प्लेसमेंट है इट विल बी वेरिंग फ्रॉम 0 टू ए। ठीक है, देन distance between two consecutive node is lambda by 2 and distance between two consecutive antinode is lambda by 2। this is what we have already proved। आगे क्या बोला है, नोड्स एंड एंटीनोड्स आर प्रोड्यूस्ड अल्टरनेटिवली। मतलब इसका मतलब है कि नोड फॉर्म होगा, फिर एंटीनोड बनेगा, फिर नोड बनेगा, फिर एंटीनोड बनेगा, फिर नोड बनेगा, फिर एंटीनोड, नोड, एंटीनोड, नोड, ऐसे बनते रहेगा। सो स्टेशनरी वेव में नोड्स एंड एंटीनोड्स अल्टरनेटिवली फॉर्म होते रहते हैं। देन ऑल पार्टिकल वाइब्रेट विथ सेम फ्रीक्वेंसी। तो नोड को छोड़ के जो भी पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे होते हैं स्टेशनरी वेव्स में, उनके सारों की फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड सेम होता है। एम्पलीट्यूड सेम होता है क्या, नहीं। नेक्स्ट, ऑल पार्टिकल्स बिटवीन एडजेसेंट नोड वाइब्रेट इन फेज। इसको भी हमने डिस्कस किया था कि दो नोड के बीच में जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक फेज में ही वाइब्रेट करते हैं। मान लीजिए इस लूप में, दीज आर टू नोड्स, तो इस लूप में अगर सारे पार्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं तो ऑल पार्टिकल्स इन फेज वाइब्रेट हो रहे हैं। यहाँ इन दो पर्टिकुलर वेव नोड की अगर बात करूँ तो यहाँ के पार्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में वाइब्रेट हो रहे हैं, तो सारे के सारे इन फेज डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे। नेक्स्ट क्या दिया है, दो ऑल पार्टिकल पजेस एनर्जी देयर इज नो प्रोपैगेशन ऑफ एनर्जी। यस, डिस्टर्बेंस तो है ही, पार्टिकल वर्टिकली अगर मैं यहाँ पर आपको स्टेशनरी वेव ऐसे ड्रॉ करके दिखाऊं तो पार्टिकल जो वाइब्रेट कर रहे हैं वो अपने पोजीशन से वाइब्रेट तो कर ही रहे हैं, वाइब्रेशन इज नथिंग बट एनर्जी। बट यहाँ पे जो वाइब्रेशन है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रैवल हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। सो एनर्जी इज नॉट ट्रांसफर्ड, एनर्जी इज नॉट प्रोपैगेट। और जो वेव है वो लोकलाइज्ड है, उसका जो डिस्टर्बेंस है वो लोकलाइज्ड है, इसीलिए इसे स्टेशनरी या फिर हम स्टैंडिंग वेव भी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और एक एक करके जो इंपॉर्टेंट सीईटी के क्वेश्चन है उसे डिस्कस कर लेते हैं।